प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर तमिलनाडु राज्य अपने जादुई सौंदर्य से सैलानियों को मंत्रमुग्ध करने वाला है। यहाँ आकर सैलानियों को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ बहुत कुछ देखने को मिलता है। दिलों की धड़कन को बढ़ाने वाले समुद्र तट, बादलों से मिलने को आतुर पहाड़ियाँ और उन पहाड़ियों से गिरते झरने, वन्य जीवों का रोमांच के साथ यहाँ सैलानी कन्याकुमारी में 3 महासागरों का संगम भी देख सकते हैं। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस दौरान तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। आज़ादी मिलने के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी का विभाजन कर दिया गया, जिसकी वजह से मद्रास और अन्य राज्यों का उद्भव हुआ था। सन 1968 के दौरान मद्रास प्रांत का नाम तमिलनाडु के रूप में कर दिया गया। तमिलनाडु न केवल पर्यटन स्थलों के कारण बल्कि साल भर मनाए जाने वाले त्योहारों की वजह से भी बेहद रंगीला राज्य है। जनवरी से शुरू होने वाला पोंगल यहाँ का विशेष पारंपरिक त्योहार है। तमिलनाडु का इतिहास बहुत पुराना है। यद्यपि प्रारंभिक काल से संगम ग्रंथों में इस क्षेत्र का इतिहास का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, किंतु तमिलनाडु का लिखित इतिहास पल्लव राजाओं के समय से ही उपलब्ध है। तमिलनाडु भारत के कुछ स्थानों में से एक है जो प्रागैतिहासिक काल से आज तक आबाद है। प्रारंभ में यह 3 प्रसिद्ध राजवंशों की कर्मभूमि रही है। तमिलनाडु के प्राचीन साहित्य में यहाँ के राजाओं, राजकुमारों और उनके प्रशंसक कवियों का विवरण मिलता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह साहित्य ईसा के बाद की कुछ प्रारंभिक सदियों का है। तमिलनाडु में स्थित उत्तर मेरूर ग्राम, जहाँ से पल्लव और चोल काल के लगभग 200 अभिलेख मिले हैं। 11वीं शताब्दी के अंत में तमिलनाडु पर चालुक्य, चोल, पांड्य जैसे अनेक राजवंशों का शासन रहा। इसके बाद 200 वर्षों तक दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का आधिपत्य रहा। तमिल का संगम साहित्य चेर चोल वंश और पांड्य वंश के शासनकाल में पचाई मलाई पहाड़ियों में फैला और फूला है। तमिलनाडु को धरातली दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा उपजाऊ उत्तर और पश्चिमी की ऊंची भूमि। पूर्वी मैदान का सबसे चौड़ा हिस्सा उपजाऊ कावेरी के डेल्टा पर है, जो आगे दक्षिण में रामनाथपुरम और मदुरै के शुष्क मैदान है। तमिलनाडु की मुख्य नदियां कावेरी, पेनियार, पलार, बैगई और ताम्रपर्णी हैं। ये सभी नदियां अंतःस्थलीय पर्वतीय से पूर्व की ओर बहती हैं। कावेरी और उनकी सहायक नदियों से तमिलनाडु में जल की प्राप्ति होती है और इन नदियों के जल से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु के लगभग 15% हिस्से में वन है। पश्चिमी घाट के उच्चतम शिखरों वाले पर्वत नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियां उप आल्पीय वनस्पतियों को सहारा देते हैं। पश्चिमी घाट के पूर्व की ओर तथा उत्तरी और मध्यवर्ती जिलों की पहाड़ियों की वनस्पतियों में सदाबहार और पर्णपाती वृक्षों के मिश्रित वन है, जिनमें से कुछ शुष्क परिस्थितियों के काफी अनुकूल हैं। तमिलनाडु की अधिकतर जनसंख्या प्राचीन द्रविड़ जाति के वंशज हैं। ज्यादातर पर्वतीय जनजातियों दक्षिण पूर्व एशियाई लोगों से सभ्यता प्रदर्शित करती हैं। भारत के संविधान द्वारा भेदभाव अर्जित करने के बावजूद तमिलनाडु में शेष भारत की तरह जाति व्यवस्था अभी भी मजबूती से कायम है। तमिलनाडु में प्रमुख रूप से तमिल भाषा बोली जाती है, जो इस प्रदेश की राजकीय भाषा है। जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो काफी समय से इस राज्य में रहा है, उसके लिए तमिल लगभग मातृभाषा बन चुकी है। जनसंख्या का लगभग 10% हिस्सा तेलुगु बोलता है, जबकि कन्नड़, उर्दू और मलयालम अपेक्षाकृत कम लोगों द्वारा बोली जाती है। पश्चिम में नीलगिरी जिले में कन्नड़ और मलयालम अपेक्षाकृत ज्यादा प्रचलन में है। अंग्रेजी का उपयोग सहायक भाषा के रूप में होता है। राज्य में मुख्यतः हिंदू, ईसाई, इस्लाम और जैन धर्म के लोग रहते हैं। पहले 3 धर्मों को मानने वाले लोग सभी जिलों में पाए जाते थे, लेकिन जैन धर्म उत्तरी और दक्षिणी और कार्टे तथा चेन्नई तक सीमित है। तमिलनाडु भारत के सबसे ज्यादा शहरीकृत राज्यों में से एक होने के बावजूद भी यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या ग्रामीण है। जनसंख्या के अधिकांश हिस्सा 64,000 से ज्यादा केंद्रीकृत गांवों में रहता है। निर्धनतम निस्र जाति के लोग शेरी नामक पृथक क्षेत्रों में रहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र और चेन्नई के आसपास के गांव चेन्नई महानगरीय विस्तृत शहरी क्षेत्र में भी हैं, जिनमें मदुरै, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं।
यद्यपि इस राज्य में हिंदू, इस्लाम, ईसाई और जैन धर्म के मानने वाले व्यक्ति निवास करते हैं, फिर भी यहाँ हिंदू धर्म और संस्कृति की प्रधानता है। हिंदू धार्मिक और सेवार्थ विभाग अपने अंतर्गत आने वाले 9300 से ज्यादा बड़े मंदिरों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। मंदिर उत्सव चक्र श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध रथ उत्सव है, जिसमें मूर्तियों से सुसज्जित रथों की शोभा यात्रा के साथ मंदिरों के चारों ओर परिक्रमा कराई जाती है। हिंदू परिवार विभिन्न मतों के प्रमुख संस्थानों या मठों से जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु का मुख्य नृत्य भारतनाट्यम तथा कर्नाटक संगीत काफी प्रसिद्ध है। यद्यपि चित्रकला एवं मूर्तिकला कम विकसित है, फिर भी यहाँ पत्थर और कांसे की मूर्तियां बनाने की कला की शिक्षा के लिए विद्यालय है। तमिल साहित्य में तेजी से लघु कथाओं और उपन्यासों के पश्चिमी साहित्य स्वरूप को अपनाया गया है। सुब्रमण्यम भारती पारंपरिक तमिल कविता को आधुनिक बनाने वाले पारंपरिक कवियों में से एक थे।